नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, ये कहानी है छत्तीसगढ़ की। ये कहानी है अनिरुद्ध की। अनिरुद्ध एक ठेकेदार थे, पेंट का काम कराया करते थे। अब वो शहर से अब अपने गांव की तरफ लौट रहे थे। बरसात का मौसम शुरू हो चुका था। अब अनिरुद्ध का आशंका नहीं था कि आज ही बारिश झमाझम बरसनी शुरू हो जाएगी। स्कूटर उनके पास में था। जब वो अपने साइड से काम खत्म करा करके आज जब अपने गांव की तरफ लौटने लगे ना, तो लेट हो चुकी थी। रात का करीब 10:30 बज चुका था जब साइड से निकले थे। आज जब अपने घर के गांव के पास में पहुंचे ना, अभी हाईवे पर थे, मेन रोड पर, और वहां से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर उनका गांव था। आज जैसे ही अब हाईवे से नीचे उतरते हैं कि अपने सड़क पर आ जाए, गांव वाली सड़क पर, बादल तो पहले से जमे हुए थे। आशंका तो उनको थी कि बारिश जरूर होगी। जिस हिसाब से बिजली कड़क रही थी, बादल जमे हुए थे और वो घबराए हुए थे, क्योंकि वो सड़क जो थी बिल्कुल कच्ची थी और उनका स्कूटर था। अब स्कूटर बाइक होती तो चला भी लेते, लेकिन स्कूटर फिसलने का खतरा था, छोटा पहिया था। आशंकाओं से भरे हुए थे कि हे भगवान, बारिश रुक जाए, मैं घर पहुंच जाऊंगा, तब बारिश हो जाए। लेकिन कहाँ बारिश रुकने वाली थी। और जैसे ही कच्ची सड़क पर उतरते हैं, अब बारिश शुरू हो जाती है। बारिश शुरू हो जाती है ना, तो एकदम अब वो ओट में भागते हैं कि कहाँ ओट है, मैं भीगने से बचूं। पैसे भी उनके पास में होते हैं। अब इसके बाद एक पेड़ के नीचे आकर के अपना स्कूटर खड़ा कर देते हैं ताकि थोड़ा बारिश कम हो जाए और तब मैं अपने गांव की तरफ निकलूं। अब जैसे हर कोई करता है बारिश से बचने की कोशिश, अनिरुद्ध भी उस रात को ऐसे ही किए थे। लेकिन वो बारिश रुक नहीं रही थी। अब लगातार बारिश बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। स्कूटर लेकर के पेड़ के पास वो अब सुरक्षित नहीं थे। पेड़ जो था ना, जितना घना था, जब तक उसका अब बस था, अब तब तक बारिश को, पानी को रोक रखा था। लेकिन वो टपकने लगा धीरे 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 धीरे। अब एक तरह से पेड़ के नीचे भी अनिरुद्ध सुरक्षित नहीं थे, पानी से भीगना शुरू हो गया था। और तब उनको लगा कि अरे, मगर मैं भीग गया तो मेरे सारे जो पैसे वैसे हैं वो भी नुकसान हो जाएंगे, गिले हो जाएंगे। मुझे कोई दूसरी ओट की जब जरूरत है। और इसके बाद वो देखने लगे आसपास में। हाँ, उसी रोड पर आगे चल कर के एक शमशान भी था, और शमशान में एक पुजारी भी रहते थे जो दाह संस्कार का काम कराते थे। उनका एक अब घर भी बना हुआ था जहाँ पर वो रात में भी रहते थे। उनको लगा कि अरे, पुजारी तो वहाँ पर होंगे ही, क्यों ना उनके पास ही चला जाए। अब बगल में था, उस पेड़ से ज़्यादा दूर भी नहीं था। अब सोचने लगे कि यहाँ भी भीग रहा हूँ, अब थोड़ा मैं दूर दौड़ जाऊँ तब मैं बच पाऊँगा, वहाँ मैं सुरक्षित, मुझे ठिकाना मिल जाएगा। अब फिर बरसात बंद होगी तो अपने गांव की तरफ निकल जाएंगे। अब यही सोच करके उस पेड़ के पास से स्कूटर तो वहीं छोड़ दिए। अब फिर दौड़ लगा करके उस घर के पास पहुंच गए, शमशान वाला घर जो पुजारी के लिए बना हुआ था, जो दाह संस्कार कराते थे। जब वहां गए ना, तो रोशनी हो रही थी, दरवाजा खुला हुआ था। राहत की सांस ली कि चलो, पुजारी जी भी हैं और दरवाजा भी खोल रखा है, अब मैं भीगने से बच जाऊंगा। इसके बाद पुजारी जी का नाम ले करके, जानते थे अब गांव का बगल का मामला था, तो आवाज देने लगे, पुजारी जी कहाँ हो, पुजारी जी कहाँ हो, क्या मैं घर के अंदर में आ जाऊं, मैं भीग रहा हूं। पुजारी जी नजर नहीं आए, लेकिन बारिश तेज हो रही थी तो भीगना नहीं चाहते थे। वो बिना परमिशन के उस घर में एक तरफ से घुस चुके थे। दरवाजा खुला हुआ था, अंदर रोशनी हो रही थी, बाहर झमाझम बारिश। और उस घर में अब अनिरुद्ध के अलावा कोई दूसरा भी नहीं था। हाँ, वहाँ कुछ सामान जो पुजारी जी इस्तेमाल करते थे, जैसे उनकी खाट थी, पानी का मटका था, और कुछ और सामान पड़े होंगे। अब इनको लगा अनिरुद्ध का कि पुजारी जी जरूर शमशान के अंदर गए होंगे।
फिर वो आ जाएंगे, किसी काम से गए होंगे। लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, लगातार बारिश होती जा रही थी। और उस घर में अनिरुद्ध खड़े खड़े सब कुछ देख रहे थे कि बारिश कब बंद हो तब मैं यहाँ से निकलूँ। और स्कूटर का भी टेंशन हो रही थी कि अभी स्कूटर चल नहीं पाएगी, क्योंकि अब कच्चा सड़क है, कीचड़ वगैरह हो जाएंगे, फिसलने का खतरा है। तब उन्होंने सोचा कि बारिश बंद हो जाएगा ना तो मैं इसी जगह पर स्कूटर ले आकर खड़ा कर दूंगा, अब पैदल ही अपने गांव की तरफ निकल जाऊंगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, बारिश रुकती तब ना। अब फिर पुजारी जी का इंतजार करने लगे कि पुजारी जी कहाँ गए, अभी तक आए नहीं। घर बिल्कुल खुला हुआ, जैसे पुजारी जी को परवाह ही नहीं है। तब काफ़ी देर खड़े खड़े हो गया ना, पैर दर्द करने लगा एक तरह से। तब वो खाट जो बिछी हुई थी उस खाट पर जाकर बैठ गए। आप सोचने लगे कि पुजारी जी आएंगे तो जानते ही हैं, अब कुछ ऐसा तो बोलेंगे नहीं। अब वो इंतज़ार करने लगे। समय बीतता जा रहा था, टाइम आगे बढ़ता जा रहा था, बारिश बंद नहीं हो रही थी, लगातार चलती जा रही थी। इसके बाद जो रोशनी जल रही थी ना, बल्ब जल रहा था, वो अचानक लपलपाने लगा, जैसे शॉर्ट सर्किट कहीं आपस में हो रही हो। बल्ब फ्लिकरिंग करने लगा, जलने बुझने लगा। तभी भी अनिरुद्ध को कुछ ऐसा नहीं लगा कि डरने वाला बात है। वो सोच रहे थे कि बारिश के पानी तारों पर कहीं गया होगा, नंगा तार होगा, और वहाँ शॉर्ट सर्किट हो रही थी। अक्सर ऐसा होता है। ज़्यादा उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इसके बाद वो जो रोशनी बल्ब जल रहा था, बुझ रहा था, अब एकाएक वो भी बंद हो चुका था। जैसे ही बंद हुआ ना, पूरा कमरे में अंधकार हो चुका था। अब एक तरह से अनिरुद्ध डरे तो नहीं, अब सोच रहे थे कि काश जल्द से जल्द बारिश बंद हो जाए, मैं इस जगह से निकल जाऊं। पुजारी जी का तो अता पता है नहीं, ना जाने शायद हो सकता है कि शमशान के अंदर गए हो, तभी बारिश स्टार्ट हो गई। जरूर वो शेल्टर में पड़े होंगे, भीगते थोड़ी होंगे। अब वो अपने खाट पर बैठे हुए अंधेरे में, हाँ कभी कभी रोशनी, दरवाज़ा खुला हुआ था ना, जब बिजली चमकती थी तो अंदर भी थोड़ा बहुत रोशनी हो जाती थी। अब काफ़ी देर बीतने लगा, बारिश बंद नहीं हो रही, ना पुजारी जी अब शमशान से अब इस घर में आ रहे। आखिरकार अब एक तरह से अनिरुद्ध को उस जगह पर काफ़ी वक्त हो गया। अब बारिश का जो मौसम था अब एक तरह से स्टार्ट हो चुका था, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अब उस घड़ी में अनिरुद्ध के पास में और कोई काम था नहीं, बस टेंशन थी अपनी स्कूटर की कि वहाँ पेड़ के पास में स्कूटर में खड़ा कराया, कोई ऐसा कुछ टहनी ना टूट करके गिर जाए। लेकिन पुराना स्कूटर था, इसके थोड़ा टेंशन जरूर था। तभी बिजली चमकी ना, तो दरवाजे पर जो उन्होंने देखा विश्वास ही नहीं कर पाए। देख रहे हैं कि एक बाल खुली हुई लहरा रही है, लड़की है, जवान दिख रही है, खूबसूरत। थोड़ी देर बिजली की चमक में सब कुछ नजर आ चुका था। दरवाजे पर खड़ी हुई, अब वो अनिरुद्ध देखे ना तो उनको यही लगा कि शायद पुजारी जी की परिवार से है, पुजारी जी की रिश्तेदार होगी। जब ये लड़की आ गई है तो पुजारी जी भी आ जाएंगे। लेकिन वो दरवाजे पर लड़की खड़ी रही, ना तो कुछ बोल रही थी कि अनिरुद्ध इस कमरे में कैसे आ गए हो, और ना अनिरुद्ध उससे बोल रहे थे। लड़की जान करके थोड़ा शर्मा रहे थे कि जवान लड़की है, अब बातचीत नहीं करना चाहिए, कहीं पुजारी जी बुरा ना मान जाए। उनको लगा था कि पुजारी जी जरूर शमशान में हैं, बारिश से बच रहे होंगे कहीं शेल्टर में। लेकिन बार बार बिजली चमक रही थी, बिजली की चमक में उस लड़की को अब देख रहे थे। वाकई में बहुत ही खूबसूरत लड़की, बाल खुले हुए। अब जब तेज झोंका आता था हवा का बारिश के साथ में, तब उसके बाल उड़ने लगते थे। लेकिन अब अनिरुद्ध जो चारपाई में बैठे थे अब उठ के खड़े हो गए। अब सोचे कि अब लड़की से पूछा जाए कि पुजारी जी कहाँ हैं। तब वो लड़की के पास में आए, लड़की को आवाज दिया कि सुनिए सुनिए। तब लड़की मुड़ी उनकी तरफ में। अब उस टाइम बिजली का चमक आई, तब चेहरा देखे, बहुत खूबसूरत लड़की थी। लड़की अब वो अनिरुद्ध को देख रही थी, घूर रही थी,
जैसे पूछना चाहती हो कि तुम कौन हो, इस कमरे में बिना इजाज़त के कैसे आ गए। अनिरुद्ध अब उस लड़की को बिना बताए हुए सब कुछ बोलने लगे। देखिए, मैं फलाने गांव का हूँ और मैं शहर से आ रहा था। स्कूटर मेरा अब इस जगह पर खड़ा है। बारिश की वजह से मैं भाग नहीं पाया। मैं बस जैसे बारिश बंद होगा मैं इस जगह से चले जाऊंगा। पुजारी जी मुझे जानते हैं। वो लड़की कुछ नहीं बोल रही थी, अभी भी शांत अब अनिरुद्ध की तरफ देख रही थी। जब बिजली चमकती तब अनिरुद्ध को लगता कि उसे अब वो लड़की घूर रही है। अब फिर एक मधुर आवाज उस लड़की के मुंह से निकली, अरे अरे, आप खड़े क्यों हैं? आप बैठिए ना, चारपाई तो लगी हुई है, आराम कीजिए। पुजारी जी अंदर है शमशान घाट में, वो कुछ काम कर रहे थे तभी बारिश आ गई। अब मैं तो देखो कैसे बच के भाग आई हूँ, लेकिन पुजारी जी वहीं पर रह गए। आप आराम कीजिए, जब बारिश निकल जाएगा तो चले जाइएगा। अब अनिरुद्ध उस लड़की के इतना करीब थे और वो भी एकांत जगह पर, सुनसान रात, बारिश हो रही है। लड़की के जब खूबसूरत चेहरा देखे ना तो उनके दिल में अब प्रेम जाग चुका था। अब एक तरह से उस लड़की पर डोरा डालने लगे थे। अनिरुद्ध उस लड़की को बात करने लगे, क्या जी, मैंने कभी आपको देखा नहीं इस जगह पर, मैं पुजारी जी को सिर्फ देखता हूँ, तो आप पुजारी जी की बेटी हैं या फिर कोई रिश्तेदार है नज़दीकी? लड़की हंसते हुए कहने लगी कि छोड़िए ना, मैं रिश्तेदारी हूँ, क्या रखा इनमें। पुजारी जी, आपने देखा नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर रहती भी तो नहीं हूँ, तो कैसे देख पाएंगे? मैं आज ही आई हूँ और आज आप मेरे से मिले हैं, तो आप मुझे कैसे जानेंगे? अब इसके बाद में उन दोनों लोगों का बातों का सिलसिला शुरू हो चुका था। अनिरुद्ध बार बार उस लड़की को जब बिजली आती कड़कती तब चेहरा देखते, बहुत ही सुंदर लग रही थी। आप फिर डोरा तो डालने लगे थे, बार बार उसकी तारीफ कर रहे थे कि आप बहुत खूबसूरत हो, आप बहुत अच्छी हो। लड़की भी अब समझ चुकी थी कि यह जो लड़का मेरे सामने खड़ा है ये मुझे पटाने की कोशिश कर रहा था, तो वो भी एक तरह से छूट दे रही थी। लेकिन डर लग रहा था अनिरुद्ध को कि कहीं पुजारी जी आ गए तब क्या कहेंगे। इस बात को लड़की ने भांप लिया, कहने लगी, डरिए मत, पुजारी जी आराम से अंदर बैठे हुए हैं, अभी वो आ नहीं पाएंगे। जिस तरह आप यहाँ पर फंसे हो ना, वो भी फंसे हुए हैं, बारिश में वो भीगेंगे नहीं, वो भी वहाँ पर वो आराम ही कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, अब डरना नहीं है आपको। अब लड़की ने पूरा अब एक तरह से छूट दे दिया था। इसके बाद अनिरुद्ध, अब वो लड़की उस कमरे के अंदर में एकांत था ही, और एकांत का उन्होंने फायदा उठाना शुरू कर दिया। अब एक तरह से अब ऐसे सुध बुध अपना अनिरुद्ध खो चुके थे, जैसे लड़की अब जैसा सब कुछ उनका सुध बुध छीन लिया हो, जैसे माया जाल में फंसा लिया हो, बुद्धि उनकी भ्रष्ट कर दी हो। और वो अब ऐसे ही कर रहे थे जो लड़की चाह रही थी। आप समझ रहे थे सब कुछ उनकी आंखों के सामने होश हवास में चल रहा था, लेकिन बुद्धि विवेक सब कुछ उनका खत्म हो चुका था। बस उनके मन में एक ही लालसा जगी हुई थी कि इस लड़की के साथ मुझे रात बितानी है, चाहे कुछ भी हो जाए। वही अब कर रहे थे। खैर, रात बीतती जा रही थी। दोनों लोग उस झोपड़ी में, उस घर में, उसी चारपाई पर अपना प्रेम लीला कर रहे हैं। बारिश बंद नहीं हो रही, बिजली चमक रही है, और कभी कभी एक डरावनी आवाज़ शमशान से सुनाई पड़ती थी। जब आवाज़ कानों में पड़ती थी ना अनिरुद्ध को, तो चौंक जाती थी। तब वो लड़की कहती, अरे डरिए मत, शमशान है, यहाँ तो आत्माएं घूमती रहती है, जरूर कोई भयानक आत्मा है जो बाहर घूम रही है। इस वक्त में आपको बाहर निकलना भी नहीं चाहिए। अब बारिश भी तो रुक नहीं रही है, बारिश लगातार चल रही है, आज लग रहा है कि पहली बारिश है। लड़की अब अनिरुद्ध को उस कमरे से बाहर निकलने का मौका भी नहीं दे रही थी। अनिरुद्ध उसके माया जाल में पूरी तरह से फंस चुके थे, और वो एक तरह से हिप्नोटाइज हो चुके थे। लड़की ने पहले ही उनको हिप्नोटाइज कर रखा था, होशो आवास छीन रखा था। अब जब सब कुछ हो रहा था उस लड़की के मर्जी के अकॉर्डिंग, अनिरुद्ध बस एक खिलौना मात्र अब वो उस जगह पर रह गए थे।
और वही कर रहे थे जो लड़की चाहती थी। खैर, जब टाइम व्यतीत होने लगा सब कुछ, अब बारिश थोड़ा जो असर था उसका कम होने लगा, और तब तक वो पुजारी जो थे ना उस कमरे में आए भी नहीं थे। अब जैसे थोड़ा थोड़ा बारिश कम होने लगा, अनिरुद्ध तो खाट पर लेटे हुए थे, लड़की बगल में लेटी हुई, जैसे अब कोई परवाह ही नहीं है, पुजारी जी तो आएंगे नहीं, अब सारी रात तो हमारी है। अनिरुद्ध को जरा भी नहीं लगा उस वक्त में कि जिस लड़की के साथ में अब प्रेम लीला कर रहे हैं वो लड़की कोई साधारण नहीं है, वो लड़की एक खूंखार आत्मा है। अब उनके साथ में क्या होने वाला है उस वक्त में उनको अंदेशा भी नहीं था। लेकिन जब कुछ ये होता उससे पहले जो पुजारी जी अंदर गए हुए थे अब वो लौट आए थे। बारिश का वेग कम हुआ, तब सोचे कि अब बाहर, अब स्मशान में क्यों रुकना है, अब अपने कमरे में चला जाए, आराम किया जाए, अब भीग तो गए हैं, कपड़ा लत्ता बदला जाए। अब पुजारी जी दरवाजे पर आ गए। इधर अनिरुद्ध और वो लड़की अब अपने प्रेम लीला समाप्त करके अब आराम कर रहे थे। नींद में एक तरह से अनिरुद्ध जा चुके थे, दीन दुनिया से बेखबर, जैसे कुछ पता ही नहीं हो कि आसपास में अब क्या चल रहा है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कुछ भी मालूम नहीं। पुजारी जब आते हैं ना तो उसी वक्त में लाइट भी आ जाती है, बल्ब जल जाता है, रोशनी हो जाती कमरे में। अब पुजारी जी देख करके हैरान हो जाते हैं कि अरे मेरी चौपाई पे एक नौजवान लेटा हुआ है, कौन हो सकता है भाई। अचंभित हो जाते हैं, और वो भी बिना वस्त्र का, ये कौन ऐसा कर सकता है। पुजारी जी भी डर जाते हैं कि कहीं चोर चक्का तो नहीं है, कोई नशेड़ी तो नहीं है जो इस जगह पर आकर के अपना ही घर समझ रखा है। पुजारी जी भी डर रहे थे, हिम्मत नहीं हो रहा था, लेकिन अब थोड़ी थोड़ी हिम्मत करके अंदर गए कमरे में। आखिर उन्हीं का कमरा था, डर रहे थे कि कहीं मेरे ऊपर कोई हमला न कर दे, जो भी नौजवान सो रहा है। जब वो चारपाई पर गए ना तब चेहरा पहचान चुके थे। अरे ये तो अनिरुद्ध है, ये तो आते जाते हमारे पास थोड़ी देर रुकता भी है, नमस्ते भी करता है, प्रणाम भी करता है, ये तो यहाँ पर कैसे। आइए, इसके कपड़े लत्ते क्यों उतरे पड़े। पुजारी जी हैरान अनिरुद्ध को जगाते हैं। अनिरुद्ध बहुत मुश्किल से अब आंख खोलता है। पुजारी जी उसको होश में लाते हैं, जैसे बेहोशी में पड़ा हुआ है। और तब अनिरुद्ध जो उठता है ना तो अपने आप को पुजारी जी के सामने पाता है और आंखें फाड़ फाड़ कर हर तरफ देखने लगता है। पुजारी जी पूछते हैं, अनिरुद्ध ये तो अपना हालत क्या बना रखा है, तू इस जगह पर कैसे आ गए, ये सारे कपड़े अपने तूने उतार क्यों रखे, बात क्या है भाई, पागलपन का दौरा पड़ा है कि नशे में हो। अनिरुद्ध अब अपने आप को देखने लगे, वास्तव में शरीर पर कपड़ा नहीं था, कपड़ा नीचे पड़ा हुआ है, तो जल्दी से अपने कपड़े को धारण किया और फिर इधर उधर कमरे में देखने लगे। अब पुजारी जी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये किसको देख रहा है इस कमरे के अंदर में, अब यहाँ तो कोई मेरे अलावा है नहीं। अब अनिरुद्ध से पूछने लगे कि अनिरुद्ध क्या देखते हो इस तरह, इस कमरे में मेरे अलावा और कोई नहीं है, तुम यहाँ पर आए कैसे। अब जो अनिरुद्ध जो थे ना समझ में नहीं आ रहा था कि उनके बगल में लड़की लेटी हुई थी और उनके साथ प्रेम लीला भी किया, तो आखिर वो लड़की गई कहाँ। अब फिर अनिरुद्ध कहने लगे कि पुजारी जी इस जगह पर एक लड़की थी, शायद आपका कोई रिश्तेदार होगी, इस कमरे में अंदर थी जब मैं आया था, जब बारिश हो रही थी। पुजारी जी हंस के कहने लगे, अरे बेटा मेरा गांव तो यहाँ से काफ़ी दूर है, मैं अपने रिश्तेदार को और वो भी लड़की को लेकर के इस जगह पर थोड़ी आऊँगा, क्या मजाक कर रहे हो। अब जो अनिरुद्ध थे ना अब एकदम भचक्के रह गए कि पुजारी जी बोल क्या रहे। जब अपनी आंखों से उस लड़की को देखा फिर पुजारी जी विश्वास नहीं कर रहे थे कि ऐसा हो सकता है। अनिरुद्ध बार बार पुजारी जी को विश्वास दिलाने की कोशिश करते थे कि मैंने यहाँ पे एक लड़की को देखा। अब आगे की बात तो बताना नहीं चाहते थे, लेकिन पुजारी जी अब कहने लगे, बेटा मजाक करने का मैं ही मिला हूँ, ये तुम झूठ बोल रहे हो, तुम नशे में होंगे और तुम्हें लड़की भी नजर आई होगी। लेकिन अनिरुद्ध जानते थे कि जो कुछ
उनके साथ हुआ है, जो कुछ उन्होंने महसूस किया है, ये मैं तो कोई नशा करता नहीं हूँ, ना कोई ये मेरा सपना हो सकता है। तो पुजारी जी ऐसी बात को छिपा क्यों रहे? आखिरकार बारिश बंद हो चुकी थी, बिजली भी आ चुकी थी। अब अनिरुद्ध बार बार पुजारी जी से वही कह रहे थे कि देखिए पुजारी जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। इसके बाद एक एक बात उन्होंने छिपाया नहीं। जो कुछ वो पहले लाज से, डर से, शर्म से छिपा रहे थे, और वो बात को उन्होंने पूरा स्पष्ट शब्दों से बता दिया कि पुजारी जी, उस लड़की ने मेरे साथ में ऐसा ऐसा किया है। अब मैं उसको पहली नज़र देखा ना, तभी मैं अपना होश खो बैठा था। पुजारी जी भौचक्के खड़े रह गए और कहने लगे कि अनिरुद्ध, तूने ये क्या किया? जानते भी हो वो लड़की कौन थी? अब अनिरुद्ध अब पुजारी जी का चेहरा देख रहे हैं कि पुजारी जी क्या कह रहे हैं। तब पुजारी जी कहने लगे कि देखो बेटा अनिरुद्ध, जिस लड़की के साथ तूने अब रात बिताई है ना, वो कोई मामूली लड़की नहीं है। उस लड़की को मरे हुए अब यहाँ पर बहुत साल हो चुका है। अब मैं भी कई बार उस लड़की को शमशान में, इस घर में देख चुका हूँ, लेकिन मैं जानता था कि वो आम लड़की नहीं है, वो एक प्रेत आत्मा है। इधर उधर घूमती रहती है, विचरती रहती है। उसको ना टोकना ही अच्छी बात है। अब मैं जब अपने कमरे में देखता था ना, तो मैं अपनी आंखें बंद कर लेता था कि जब तक मैं उससे बोलूँगा नहीं, तब तक मेरे को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी। और इसके बाद वो चली जाती थी। अब जब अनिरुद्ध ने ये बात सुनी ना, तो पूरे शरीर में खौफ हो चुका था कि ये इन्होंने क्या किया, कैसे उस लड़की के माया जाल में फंस गए। ये तो करना ही नहीं था। आखिरकार अब अनिरुद्ध का हाल डर के मारे बुरा हो चुका था। कहने लगे पुजारी जी, अब मैं क्या करूं? पुजारी जी कहने लगे कि बेटा, मैं सही वक्त में आ गया था, शायद इसीलिए वो तुम्हें छोड़ करके चली गई, नहीं तो तुम्हारे साथ में कुछ बुरा भी हो सकता था। चलो, अभी भी देर नहीं हुई, अब अपने घर निकल जा। लेकिन अब जो अनिरुद्ध थे ना, इतना डर चुके थे कि अब उस जगह से जाने के लिए तैयार नहीं थे। कहने लगे नहीं पुजारी जी, मैं अब रात में नहीं जा सकता, पानी भी भरा हुआ है, कहीं वो लड़की मेरे पीछा कर ले, मेरे घर तक पहुंच जाए, तब मैं क्या करूंगा? पुजारी जी भी उसकी दिल की हालत समझ रहे थे और कहने लगे ठीक है बेटा, मैं हूं ना तेरे पास में, डरने का सकता नहीं है। इसके बाद सारी रात अनिरुद्ध और पुजारी जी तो वहाँ रहते थे। उनको तो कोई डर था ही नहीं, ना उनको कोई आत्मा परेशान करती थी। शायद उनके पास में कुछ शक्ति भी होगा, तभी तो श्मशान में रुके हुए थे। अब इसके बाद अनिरुद्ध सारी रात उस जगह पर बिताई। जब सुबह हो गया, बारिश अब एक तरह से बंद हो चुकी थी, और तब उस कमरे से बाहर निकले। जब निकलने लगे ना, तो पुजारी जी बोले कि रुक जा बेटा, अब मैं तेरे लिए कुछ उपाय कर देता हूँ, ताकि वो लड़की तुम्हें दोबारा परेशान न करे। इसके बाद उन्होंने एक लाल धागा मंत्र पढ़ करके अब अनिरुद्ध को दे दिया कि बेटा, ये अपने हाथ में बांध ले और देख, इसको 6 महीना तक बिल्कुल सुरक्षित रखना। अगर ये टूट जाए, गिर जाए ना, तो मेरे पास में आ जाना। अब अपने हाथ में इसको बांध के रखना। मैं मान सकता हूँ जब तक तेरे हाथ में रहेगा, तेरा कोई नुकसान नहीं होगा, सब कुछ सही चलेगा। मुझे डर है कि वो लड़की तेरे आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगी। अब एक बार तेरा स्वाद चख चुकी है, अब उसको लालसा होगा कि तेरे पास पहुँचे, तेरी जिंदगी अब खराब हो जाएगी। इसलिए पुजारी जी ने ये सब किया। अब अनिरुद्ध भी डर चुके थे। कहने लगे बाबा, जो कहोगे मैं वही करूँगा, लेकिन उस आत्मा लड़की से मुझे रक्षा करो। पुजारी जी कहने लगे हंस करके कि बेटा, इसलिए तो मैं लाल धागा तुझे दे रहा हूँ, ताकि अपने हाथों पर बांध कर रख। ये मंत्र वाला धागा है, ये लाल धागा नॉर्मल नहीं है। ये टूट जाए, गुम हो जाए तो मेरे पास जरूर आ जाना। 6 महीने तक इसको धारण करना है, इसके बाद परवाह नहीं है। इसके बाद अब जो अनिरुद्ध थे, पेड़ के पास गए जहाँ स्कूटर रखा हुआ था। हाँ, बारिश बंद होने से अब थोड़ा राहत तो मिली थी। अब जैसे तैसे स्लिप करते हुए अपने गांव तक स्कूटर लेके गए थे।
कई बार गिर भी चुके थे। घर गए, अपने परिवार को अब पूरी बात बताई, कोई भी बात नहीं छिपाई। परिवार वाले डांट रहे थे कि तुम्हें शमशान में जाने की क्या जरूरत थी। अरे भीग जाते, स्कूटर छोड़ करके आज तुम भीगते हुए घर आ जाते। क्या जरूरत थी रात में शमशान में अपनी रात बिताने की। ना वहां जाते, ना वो लड़की मिलती, ना ये आफत तुम्हारे गले पड़ता। अब सब कुछ अनिरुद्ध बताने लगे कि बाबा ने हमें, जो पुजारी जी बाबा हैं, उन्होंने लाल धागा दिया है बचने के लिए। अब वास्तव में अनिरुद्ध बचाते हैं अनिरुद्ध कि जब तक मैंने वो धागा पहन कर रखा था ना, मुझे डर नहीं लगता था। जब मैं रात में सोता था ना, तो ऐसा लगता था कि आसपास में कोई है जो मुझे घूर रहा है, देख रहा है, लेकिन मेरे कोई करीब नहीं आता था। ऐसा काफ़ी दिनों तक चलता रहा। इसके बाद मैं पुजारी जी से मिला था और वो बताने लगे कि वही लड़की है जो तुम्हारे पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन ये मंत्र वाला धागा है ना, इसी वजह से तुम्हारे पास पहुंच नहीं पा रही है। एक बार धागा भी उनका टूट चुका था, उनको पता भी नहीं लगा। उस रात जो उनके साथ में हुआ था ना, वो बिल्कुल डर चुके थे, खौफ में आ चुके थे। लेकिन वो घर के अंदर में थे, परिवार के लोग जाग चुके थे। अब अनिरुद्ध अपने बिस्तर पर सोए हुए थे। अब रात का टाइम, धागा कब खुल करके अब नीचे गिर गया पता ही नहीं लगा। इसके बाद वही लड़की उनके कमरे में दिखाई दे रही थी, उनको उठा रही थी। अनिरुद्ध उठ जा, अनिरुद्ध उठ जा, अनिरुद्ध का नाम पुकार रही थी, उठा रही थी। जैसे ही अनिरुद्ध अपना आँख खोलते हैं तो सामने उसी लड़की को पाते हैं जो शमशान में उसके साथ रात बिताई थी। डर जाते हैं, खौफ में आ जाते हैं और इसके बाद वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं। मम्मी पापा भाई बहन सबका नाम लेकर चिल्लाने लगते हैं। मम्मी पापा भैया, जो भी घर के सदस्य थे ना, उनकी आवाज़ सुन करके आज सब उनके घर के अंदर, कमरे के अंदर पहुंच जाते हैं। क्या हुआ क्या हुआ अनिरुद्ध? अनिरुद्ध डर के मारे बिस्तर पर कांप रहे हैं। परिवार के लोग देख रहे हैं कि यहाँ कमरे में कोई है नहीं। अनिरुद्ध डर किसी रहा है। अनिरुद्ध बार बार दिखा रहा है कि वो रही लड़की, वो है मेरे सामने खड़ी है, हंस रही है, मुझे बुला रही है। अब जो परिवार के सदस्य थे ना, अब उनका हाथ देखने लगे तो हाथ में लाल धागा था ही नहीं, मतलब वो टूट के गिर चुका था। परिवार के लोग अब अनिरुद्ध के समझाते हैं कि देखो, इस कमरे में ऐसा कोई है नहीं, कोई लड़की मुझे नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन ये तुम्हारा लाल धागा कहाँ टूट के गिर गया। अनिरुद्ध भी देखते हैं, तब देखा जाता है कि पलंग के नीचे वो लाल धागा पड़ा हुआ है। अब परिवार का सदस्य कोई उठा करके लाल धागा उनके हाथ में बांध देता है। इसके बाद जो अनिरुद्ध है ना, वो लड़की को देख नहीं पाते। लड़की उनकी नज़रों के सामने से गायब हो जाती है जैसे ही धागा अपने हाथ बांधते हैं। लेकिन जो डर था ना उनके शरीर में, वो कम नहीं हो रहा था। इतना डरे हुए आखिरकार परिवार के लोग समझाते हैं कि अनिरुद्ध डर मत, सब कुछ सही हो जाएगा, ये तेरी गलती थी, तेरी गलती की वजह से सब कुछ हुआ है। ना तू उस रात को शमशान में जाता, ना वो लड़की तेरा पीछा करती। देख अब घर तक पहुंच गई है। सही मायने में अनिरुद्ध अब समझ चुके थे कि ये लड़की आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाली है। आइए उस वक्त का तलाश करती है जब उनके हाथ में रक्षा कवच होता नहीं है। आखिरकार वो पुजारी जी के पास अगले दिन जाते हैं। जब वो शहर के लिए निकलते हैं तो पुजारी जी से मिलते हैं कि बाबा ये तो अस्थाई उपाय नहीं है, आप अस्थाई उपाय कर दो और हमें इस चक्कर से अब छुड़वा दो। लेकिन बाबा कहते हैं कि देख भाई, अब जो मैं करना था मैं कर चुका हूँ, तू कहेगा मैं दूसरा धागा दे दूंगा, लेकिन इससे ज़्यादा मैं उपाय कोई कर नहीं सकता। अब तेरी गलती है। वो भी जिसे परिवार के सदस्य थे बता रहे थे कि सब कुछ तेरी गलती है, अब तो इसी वजह से तो भुगत रहा है। अब पुजारी बाबा भी वही कह रहे थे कि अनिरुद्ध, अब तुझे अपना रक्षा खुद करना पड़ेगा। मैं जो कुछ करना था लाल धागे में, मंत्र जो मैं जानता था उसको दे दिया हूँ, और जहाँ तक वो तेरा रक्षा भी कर रहा है। अब इस लाल धागे को बचा कर तुम्हें रखना है। अब इसके बाद में अब कोई उपाय नहीं था। अनिरुद्ध अपना जो पेंट का काम करते थे, शहर जाते थे और शाम को अपना कभी वक्त पर लौट आते थे, कभी
रात भी हो जाती थी। लेकिन एक रात जब वो लौट रहे थे ना तो देर हो चुकी थी। अब पेंट का काम है, अब फाइनल करना है, अब सब कुछ उसी में लेट हो चुका था। जब लौट रहे थे ना तो एक जगह पर उनका स्कूटर खराब हो गया, बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा था। इसकी मेन रोड की बात है, जब सड़क चल रही थी, रात का 10 साढ़े 10 बजे के आसपास की बात, उनका स्कूटर रुक गया। तेल भरा हुआ लेकिन स्कूटर उनका स्टार्ट नहीं हो रहा। बार बार कोशिश कर रहे हैं कि स्कूटर कैसे भी स्टार्ट कर ले, वहाँ से घर भी उनका दूर था। अब पैदल घसीट कर इतना दूर स्कूटर कैसे ले जा सकते। जितना जानते थे सब कुछ कोशिश कर लिए, लेकिन स्कूटर उनका स्टार्ट नहीं हुआ। और तब एक डर उनके मन में महसूस हुआ कि कोई उनके पास में है। उसकी सांसों की आवाज़ अब उनको सुनाई पड़ रही है। अब जैसे ही मुड़ते हैं ना तो एकदम खौफ में आ जाते हैं। क्या देखते हैं कि वही लड़की उनके स्कूटर के पास में खड़ी है, आप मुस्कुरा करके देख रही है। अब अनिरुद्ध की हालत ख़राब हो जाती है कि हे भगवान, ये लड़की मेरे इतने नज़दीक कैसे आ गई, इतना नज़दीक तो कभी नहीं आती थी। और तब उस लड़की से कहने लगते कि आप मेरा पीछा छोड़ दीजिए ना, आप मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। लड़की हंसते हुए कहने लगी, अनिरुद्ध तुम मुझे अच्छे लगते हो, अब मैं तुम्हारा आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाली। अनिरुद्ध उससे कहने लगे कि देखिए, मैं बहुत मेहनती आदमी हूँ और मैं पेंट का काम करता हूँ और मैं रात को आता जाता रहता हूँ, तो आप मेहरबानी करके मेरे से दूर रहिए। मैंने आपका कुछ बिगाड़ा नहीं, जो रात आपने किया था सब कुछ आपने किया था। मैं तो आपको एक साधारण लड़की समझता था, आप मेरा पिंड छोड़ दीजिए। लड़की हंस के कहने लगी कि हाँ छोड़ दूंगी, लेकिन एक रात मेरे साथ में बितानी पड़ेगी। अब अनिरुद्ध देख रहे थे कि इतना नज़दीक ये लड़की उनके पास में कैसे आ गई। बाबा का कहना था कि जब तक तेरे हाथ में लाल धागा है और तब तक वो लड़की तेरे नज़दीक नहीं आएगी। और फिर अपना हाथ देखते हैं तब आश्चर्य का ठिकाना नहीं होता है। वो लाल धागा उनके हाथ में था ही नहीं, ना जाने कब खुल गया, टूट गया, कहाँ गिरा, कुछ आइडिया नहीं। अब वो समझ चुके थे कि अब इस लड़की से बचा नहीं जा सकता। अब लड़की को मनाने की कोशिश करने लगते हैं, डर भी लग रहा है, सब कुछ हो रहा है। अब बार बार कहते हैं कि देखिए, आप जो भी हैं, आप मुझे अब बख्श दीजिए, मेरी जान को छोड़ दीजिए, आप मेरे से दूर रहिए। लेकिन लड़की बार बार कह रही कि देखो अनिरुद्ध, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, लेकिन मेरा शर्त है कि एक रात मेरे साथ में बिताओ, और इसके बाद मैं प्रॉमिस करती हूँ कि तुम्हारे नज़दीक कभी भी नहीं आऊँगी। अब अनिरुद्ध के आगे कोई बस नहीं चलता है और वो लड़की के जिद के आगे झुक चुके थे। अब कहने लगे कि ठीक है, लेकिन आप अपना वादा मत भूलिएगा। इसके बाद वो लड़की एक जगह पर ले जाती है, रात वहाँ पर दोनों लोग बिताते हैं। एक नॉर्मल लड़की की तरह अब अनिरुद्ध को लगती है, कहीं से भी नहीं लगती कि वो कोई प्रेत आत्मा है, जैसा बाबा ने बताया था, पुजारी बाबा ने। और वो इस चीज़ को महसूस भी करते हैं। इसके बाद सुबह होने से पहले वो लड़की कहती है कि अनिरुद्ध तुम जा सकते हो, देखो मैंने तुमसे वादा किया था कि आज के बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। अनिरुद्ध अब हैरान थे। अब अपने स्कूटर के पास आते जो खराब हुआ पड़ा था, आप अपने स्कूटर को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं तो स्कूटर भी स्टार्ट हो जाता है। और लड़की अब उनके पास भी नहीं है, वो जा चुकी है, कहाँ गई वो देख भी नहीं पाए। अब उनके मन में थोड़ा राहत हुई कि चलो उसने जो कुछ कहा है इस पर वो कायम रहे। अब फिर वो अपने घर को चले आते हैं। परिवार के लोग पूछते हैं कि तू कहाँ रह गया। तब वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे हाल हमारे साथ में हुआ था, स्कूटर खराब हुआ। अब फिर वो कोई किस्सा छुपाते नहीं हैं अपने परिवार में, सब कुछ बताते हैं। और तब वो कहते हैं कि हाँ, मैंने वही काम किया जो लड़की चाहती थी। उसका कहना था कि एक रात मेरे साथ में और बिता लो और इसके बाद मैं तुम्हारा पिंड छोड़ दूंगी। वही हुआ। उसके बाद अनिरुद्ध बताते हैं कि वो लड़की मेरे जीवन में कभी भी नहीं आई, ना मुझे कोई सपना में दिखाई दी, न मेरे घर के आसपास। अब तो मेरे शादी भी हो गया, बाल बच्चा भी हो गया और सब कुछ
जिस लड़की ने जैसा वादा किया था उस लड़की ने वो निभाया। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी अनिरुद्ध की। ये कहानी आपको कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। हाँ दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हाँ, फिर हम मिलते हैं अगले रोज एक नई कहानी, एक नई घटना में, इसी समय, इसी चैनल पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।